हे गाइस, आज हम सीसेस लीव रूल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि ये आपको अपनी लीव के बारे में जानने के लिए पता चलता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। ये सिविल सर्विस या सिविल पोस्ट पे जो पॉइंट होते हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल होते हैं, है ना। किन पे एप्लीकेबल नहीं होते वो भी देख लेते हैं, है ना। जैसे कि रेलवे, जो ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS IFS वाले जो होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होते। कैजुअल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो वर्क चार्ज मतलब काम आया उनको चार्ज दे दिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं जिस पे फैक्ट्री एक्ट वगैरह लगता है, तो उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ के नियम कानून अलग होते हैं। ओवर टाइम करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। और जिनको कंटीजेंसीज या इमरजेंसी फंड जो होता है उससे पेमेंट होती है, नाई बार जैसे जो रखे आते हैं उन सब के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इन सब पे एप्लीकेबल नहीं होते, है ना। साथ ही डिप्लोमेटिक ऑफिसेज जो होते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, तो उनमें जो लोकल स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, माली वगैरह, वो सब उन सब पे एप्लीकेबल नहीं होते। स्टेट गवर्नमेंट से कोई बंदा अगर टेम्पररी ट्रांसफ़र आया सेंट्रल गवर्नमेंट में या डेपुटेशन पे आया, तो उस पर भी ये लीव रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस पर स्टेट गवर्नमेंट के ही लीव रूल एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हाँ, आपको पता लगे कि अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लीव रूल एप्लीकेबल होने लग जाएंगे। अब एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये डिपार्टमेंटल कैंटीन और ऑनरेरी वर्कर्स जो होते हैं इन पे भी सीसेस लीव रूल ही एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडहॉक एम्प्लॉयज़ पे होते हैं या नहीं। तो देखिए, एडहॉक एम्प्लॉयज़ को जो है दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो टेक्निकल रीज़न, जैसे कोई वेबसाइट बनवानी है या कोई प्रोजेक्ट है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, डेफिनेट पीरियड के लिए आया, तो उस पर एडहॉक में टेम्प्रेरी अपॉइंट किए हटा दिया। एक होते हैं अदर एडहॉक एम्प्लॉयज़, इनको भी देख लेंगे। तो इन दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो एडहॉक प्योरली टेक्निकल रीज़न के लिए आए हैं, 1 साल प्रोजेक्ट के लिए या कुछ टेक्निकल काम आया, कुछ लिया उनको, तो उन पे टेम्प्रेरी सर्विस रूल एप्लीकेबल होते हैं, तो वो हम नहीं इसमें देखेंगे। हाँ, लेकिन अब जो एडहॉक एम्प्लॉयज़ है ना, जिनका टाइम 3 साल से कम है ना, तो उन पे किस तरह के लीव रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो 2.5 डेज़ की EL मिलेंगी, है ना, और 300 तक ये इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और जब इनको जाते हैं, छोड़ के टर्मिनेट करते हैं, तो इनको लीव इनकैशमेंट नहीं मिलता। जैसे कि आपको पता है सरकारी नौकरी में जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनको लीव इनकैशमेंट दिया जाता है, 300 दिन की छुट्टी का पैसा दिया जाता है। लेकिन इन लोगों को इस तरह का लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाता 3 साल की जो सर्विस से कम के लिए आए हैं। हाँ, अब कुछ जो एडहॉक एम्प्लॉयज़ हैं वो 3 साल से ज़्यादा की सर्विस के लिए आते हैं, तो अब क्या होता है, इनको भी वही 3 साल तक तो वही 2.5 दिन की EL हर मंथ क्रेडिट होगी, है ना। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये परमानेंट हो गए, रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया इनका, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट होने के केस में क्या होगा कि इनकी जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, जो भी इन्होंने जितनी भी जोड़ी होंगी, है ना, परमानेंट हो गए। अब फिर लीव रूल इससे गवर्न होने लग जाएंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जैसे कोई लंबी छुट्टी चला गया, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल कोई बाहर चला गया, लिया लीव प्रिपेटेड रिटायरमेंट ले लिया, चाइल्ड के लीव ले ली 2-3 साल की, लेकिन उस पोस्ट को वैकेंट नहीं रख सकते, रेगुलर पोस्ट है, तो उस पर जो UPSC है वो अपॉइंट करती है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें आगे कंफर्म कर देंगे। लेकिन 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट और कंफर्मेशन हुआ नहीं है, तो उनको क्वासी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखा था हमने कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट वाला ट्रांसफ़र आया, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट के ही रूल एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय टेम्परेरी ट्रांसफ़र गया रेलवे में, स्टेट गवर्नमेंट में, फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, इन सब में गया, तो उस पर कहाँ के लीव रूल अप्लाई होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बंदा अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल अप्लाई होंगे। स्टेट गवर्नमेंट में गया, रेलवे में गया, तो भी वो यहाँ के ही लीव रूल से गवर्न होता रहेगा, है ना। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो चला गया फॉरेन सर्विस आउटसाइड इंडिया, या फिर आर्म्ड फोर्सेस में चला गया, तो आर्म्ड फोर्सेस के आपको नियम कानून पता है कि वहाँ पे अलग तरह की चीज़ें चलती हैं। कभी छुट्टी जाती है 90 है, EL जाती है, अलग तरह के उनके नियम होते हैं। तो वहाँ पे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से गवर्न नहीं होंगे।
वहाँ पे ये वहीं के लीव रूल जो है उन्हीं से गवर्न होने लग जाएंगे, अगर वहाँ पे टेम्परेरी ट्रांसफ़र गवर्नमेंट करती है या ऑन रेपुटेशन जाते हैं। अब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो जाते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट लागू होने के कारण क्या होगा कि इनकी जो छुट्टियाँ हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, इनका ईएल और एचपीएल दोनों मिलाकर 300 दिन का लीव एनकैशमेंट दे देंगे, ठीक है, और कहेंगे भैया आप नई तरीके से अपनी सर्विस स्टार्ट करो। लेकिन हाँ, लीव एनकैशमेंट कभी भी किसी भी कंडीशन में 300 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे गया कहीं भी, तो वो लीव रूल से ही गवर्न होता है, अपने लीव रूल से ही। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोई बंदा गवर्नमेंट सर्वेंट था जो कि टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं से भी, और फिर यहीं वो परमानेंट अपॉइंट हो गया। तो अब क्या है, वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की लीव रूल से गवर्न हो जाएगा और उसकी लीव जो है वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट केस जो है वो देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस कर दिया, यानी कोई करप्शन वगैरह चार्ज लग गया, रिमूव कर दिया, कोई डिसिप्लिन एक्शन, या उसने कोई बाहर क्रिमिनल एक्ट कर दिया, या उसने रिज़ाइन कर दिया, तो ऐसे में जो उसका लीव अकाउंट है वो सीज हो जाएगा और उसका कोई लीव इनकैशमेंट वगैरह, मतलब पिछले जो छुट्टियाँ हैं उस पर से क्लेम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अभी इनकी कंडीशन देख लेते हैं कि डिसमिस के केस में क्या होगा, रिमूव के केस में क्या होगा। अच्छा, डिसमिस और रिमूव है तब तो लीव अकाउंट ख़त्म हो गया, सीज हो गया, क्रेडिट क्लेम जो है सीज हो गया और उसे कोई लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने अपील की, कोर्ट ने दोबारा उसको बहाल कर दिया, तो उस केस में उसकी जो लीव इनकैशमेंट, लीव अकाउंट जो है वो वैसे का वैसे ही बहाल हो जाएगा। नेक्स्ट केस है रेजिग्नेशन का। अब रेजिग्नेशन के केस में क्या होगा कि अगर वो टेक्निकल डिज़ाइन देके जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो अगर किसी दूसरी बॉडी में, ऑटोनॉमस में या कहीं और जाता है, तो उसका जो लीव है, लीव एट क्रेडिट जो है वो लैप्स नहीं होगा। जितने भी क्रेडिट है उसके लीव अकाउंट में तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन देता है, अब्जॉर्ब हो गया पीएसयू, है ना, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट में, है ना, तब क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या है, डेपुटेशन पे गया और वहीं वो एब्जॉर्ब हो गया, है ना, वहीं वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीव है उसके क्रेडिट अकाउंट में, ये ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन पे, डेपुटेशन पे गया था वो 3 साल 5 साल के लिए, उसे वापस आना था अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन वापस नहीं आया, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया, है ना, इनकम टैक्स में गया या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में गया। तो अब क्या करेंगे कि उसको लीव इनकैशमेंट दे देंगे, 300 दिन का मैक्सिमम देंगे, है ना, ईएल और एचपीएल दोनों मिलाकर, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एब्जॉर्प्शन केस में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन दे दे कि क्या कहते हैं, कोई पीएसयू में गया, है ना, 3 साल 5 साल के लिए और वहीं एब्जॉर्ब हो गया, तो उस केस में उसका लीव अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन दे देगा, लीव अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या उसको खाली ईएल का इनकैशमेंट मिलेगा, या ईएल और एचपीएल दोनों का मिलेगा, है ना, या फिर खाली उसे एचपीएल का मिलेगा। इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ईएल और एचपीएल का अकाउंट का जो है उसे लीव इनकैशमेंट मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है अप टू 300 डेज तक का ही लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट केस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है वो देख लेते हैं कि कोई बंदा रिज़ाइन करके गया, तो अब उसके अकाउंट में मान लो जितनी भी लीव थी, है ना, मान लो उसके अकाउंट में 200 ईएल थी, है ना, और 100 एचपीएल थी, तो अब इस केस में क्या होगा, हाफ पे लीव थी तो 200 ईएल जो है, एचपीएल कोई लीव इनकैशमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम सर्विस में होते हैं और जब हम रिटायर होते हैं तो हमें क्या करते हैं कि किसी के पास अगर 300 ईएल है तो उसके 300 ईएल का इनकैशमेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर 300 ईएल नहीं है और रिटायर हो रहा है तो, और उसके अकाउंट में सिर्फ 200 ईएल है, और उसके अकाउंट में 600 एचपीएल लेकर इकट्ठी हो गई है ना, 600 एचपीएल है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि 200 ईएल है तो
हाफ पे लीव 600 में से यहाँ 100 और ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकता वो, है ना। यहाँ पे 100 HPL ही ऐड होगी, यानी हाफ पे लीव का ही पैसा मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 200 HPL मतलब 200 हाफ करा कर ऐड करा ले, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रेजिग्नेशन के केस में क्या होगा, जितनी उसके अकाउंट में EL है सिर्फ उन्हीं का लीव एनकैशमेंट मिलेगा, हाफ EL का, ठीक है। HPL का कोई लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा उसे। जैसे कि 200 EL थी, है ना, और वो कहे कि मेरे इसमें से HPL में से निकाल दो और इधर जोड़ दो, है ना, 100 जोड़ के वो कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में क्या करेंगे, जब रिज़ाइन करेगा तो सिर्फ ओनली EL का इनकैशमेंट देंगे, और वो भी कितना, हाफ EL का इनकैशमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेजिग्नेशन के केस में सिर्फ हाफ EL का ही इनकैशमेंट किया जाता है, हाफ EL का इनकैशमेंट किया जाता है, बाकी कोई इनकैशमेंट इसका नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे रीएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है। तो रीएम्प्लॉयमेंट सिविल टू सिविल होता है, तो आपको पता है ये एक लीव अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन अगर मिलिट्री टू सिविल है तो उसमें लीव एनकैशमेंट लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, लेकिन हाँ इन दोनों की मिलाकर वो 300 से ज़्यादा डेज की लीव को एनकैश भी नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे